देखिए हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा है, रसायन विज्ञान के बारे में, यानी कि मूलभूत अवधारणाएं। आज क्या पढ़ते हैं, सांद्रता क्या चीज होती है। हेडिंग डालते हैं सांद्रता। देखिए सांद्रता का मतलब होता है किसी चीज का गाढ़ा या पतला होना। देखिए विलयन होता है, जैसे कैसे बनता है, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण से, यानी कि दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, कैसा विलयन बनाते हैं, समांगी, क्या कहलाता है, विलयन। देखिए अगर इसमें क्या है, कोई पात्र लिया, इसमें है जल, जल में क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, यानी कि NaCl। NaCl क्या होता है, जल में विलय हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पूरे को विलयन। अब देखिए जिसकी मात्रा कम होती है उसको तो बोलते हैं विलय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है विलयन में उसको क्या बोलते हैं, विलायक। अब देखिए विलायक यानी कि जो किसी को पदार्थ को क्या करता है, घोलता है, यानी कि जिसकी मात्रा क्या होती है विलयन में अधिक, उसको बोलते हैं विलायक। और जिसकी मात्रा कम होती है, यानी कि जिसमें घुलने का क्या होता है, गुण, उसको क्या बोलते हैं, विलय। अगर विलय की मात्रा अधिक होती है, देखिए यानी कि यहां पर मैं 5 ग्राम डालता हूं NaCl जल में, इधर की साइड डालता हूं 10 ग्राम। अब कौन से विलयन की सांद्रता अधिक होगी, यानी कि 10 ग्राम वाले, किस पर डिपेंड करता है, विलय पर। यानी कि विलय की मात्रा कम या ज्यादा होती है तो क्या होता है, गाढ़ा या पतला, इसी को क्या बोलते हैं, सांद्रता। यानी किस पर डिपेंड है, विलय पर। लिखते हैं देखिए सांद्रता, एकांक विलयन, एकांक का मतलब 1 लीटर, एकांक विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ही उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता। किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, C से। यानी कि विलय की मात्रा ज्यादा होगी तो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा, अगर कम होगी तो क्या होगा, पतला, इसी को क्या बोलते हैं, सांद्रता। सांद्रता को निम्न पदों में क्या करते हैं, व्यक्त। कैसे, देखिए देखिए सांद्रता को कितने पदों में व्यक्त करते हैं, निम्न पद। कौन कौन से, पहला होता है द्रव्यमान प्रतिशत, किसमें, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत में। दूसरा होता है आयतन प्रतिशत, तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा होता है नॉर्मलता, पांचवा होता है मोलरता, छठा होता है मोललता, सातवां आता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को ही दूसरा नाम क्या दिया गया है, मोल भिन्न या मोल अंश। अब पढ़ते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है। देखिए हेडिंग डालते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए यानी कि हमको विलयन का क्या दिया है, निश्चित द्रव्यमान, क्या दिया है, द्रव्यमान। उसमें क्या करते हैं, विलय मिलाते हैं, उसका भार ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। यानी कि किसी विलयन के निश्चित द्रव्यमान में विलय का भार क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। यानी कि विलयन का द्रव्यमान होना चाहिए और विलय का क्या होना चाहिए, भार। भार या द्रव्यमान दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, द्रव्यमान द्रव्यमान। देखिए देखिए किसी निश्चित विलयन के द्रव्यमान में उपस्थित विलय का भार क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए द्रव्यमान प्रतिशत किस में मिला हुआ है, विलयन में। यानी कि विलयन का भार किस चीज में, ग्राम में, इन ग्राम। और क्या मिला है, विलय, विलय का क्या, भार, विलय का भार। यह भी किस में होना चाहिए, ग्राम में। प्रतिशत है गुणा 100। अब देखिए क्या आता है, विलय का भार अपॉन विलयन का भार, यानी कि दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखिए भार को प्रदर्शित करते हैं W से, यानी कि W, विलयन का भार W, प्रतिशत का मतलब 100 का मतलब प्रतिशत, यानी कि प्रदर्शित करते हैं W/W परसेंटेज से।
दोबारा समझते हैं द्रव्यमान प्रतिशत है क्या चीज। किसी निश्चित विलयन के द्रव्यमान में उपस्थित विलय का भारी क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। किसका? विलयन का द्रव्यमान। जो विलय होगा उसका क्या होना चाहिए? भार। क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत। फॉर्मूला क्या बनता है? विलय का भार बटे विलयन का भार गुणा 100। अब नंबर 2 यानी कि आयतन प्रतिशत। क्या होता है? विलयन का निश्चित आयतन। क्या होता है? अब निश्चित आयतन। और विलय का आयतन क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशत। यानी कि किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय का आयतन ही क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशत। यानी कि निश्चित विलयन के आयतन में विलय का आयतन ही क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशत। देखिए आयतन प्रतिशत, किसी निश्चित विलयन के आयतन में उपस्थित विलय का आयतन ही क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशत। ऊपर देखो क्या लिखा है? द्रव्यमान प्रतिशत। क्या थे दोनों के? द्रव्यमान या भार। आयतन में क्या होता है? आयतन। अब फॉर्मूला बनता है आयतन प्रतिशत का। देखिए यानी कि नीचे की साइड विलयन का आयतन किस चीज में? ml। विलयन का आयतन ml इन ml। निश्चित विलयन के आयतन में क्या मिला हुआ है? विलय का आयतन। विलय का आयतन ये भी किस चीज में होता है? ml में, यानी कि इन ml। अब प्रतिशत गुणा 100 प्रदर्शित करते हैं आयतन को वॉल्यूम यानी कि V से। V/V 100 का प्रतिशत यानी कि V/V परसेंटेज से क्या करते हैं? प्रदर्शित। आयतन प्रतिशत क्या होता है? विलयन का क्या है? निश्चित आयतन। और विलय का भी क्या है? इसमें निश्चित आयतन ही क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशत। देखिए थर्ड हेडिंग है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है? नाम से क्या पता चलता है? द्रव्यमान और आयतन क्या है? प्रतिशत। यानी किसी विलयन का क्या है? निश्चित आयतन, उसमें क्या है? विलय का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए यानी कि विलयन का आयतन क्या दिया है? निश्चित। विलयन का आयतन क्या दिया है? निश्चित। और विलय का द्रव्यमान, उसमें विलय का, देखो किसी विलयन का निश्चित क्या आयतन, उसमें विलय का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए यानी विलयन का क्या दिया है? निश्चित आयतन। और क्या है? विलय का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फॉर्मूला क्या बनता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। निश्चित क्या दिया है? विलयन का द्रव्यमान आयतन, सॉरी विलयन का आयतन। निश्चित आयतन में मिलाया क्या है? विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान किस चीज में होना चाहिए? ग्राम में, यानी कि इन ग्राम। आयतन किस चीज में होना चाहिए? इन ml। प्रतिशत गुणा 100। अब द्रव्यमान के लिए W, आयतन के लिए V, परसेंटेज के लिए 100 के लिए परसेंटेज, यानी कि W/V से क्या करते हैं? इसे प्रदर्शित द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को। विलय का द्रव्यमान या विलय का भार भी हो सकता है। अपॉन क्या होता है? विलयन का आयतन गुणा 100। इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसके बाद चलते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता है क्या चीज? देखिए यानी कि एकांक विलयन क्या है? एकांक विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसकी?
ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यानी कि एकांक विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता। लिखते हैं। देखिए, एकांक विलयन, एकांक का मतलब 1 लीटर, यानी कि एकांक विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की नॉर्मलता। इसे क्या करते हैं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है? नॉर्मलता। देखिए, यानी कि विलयन का आयतन आयतन में क्या मिला है? विलयन के आयतन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहती है विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार, यानी कि W/m ई सॉरी क्या होता है? विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार क्या होता है? दोनों का अनुपाती क्या कहलाता है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। लिखते हैं W/E आयतन V। आयतन किस चीज में होना चाहिए? लीटर में, यानी कि इन लीटर। अगर हमको ml में दिया होगा तो क्या करना है? मल्टीप्लाई 1/1000 से क्या करनी है? मल्टीप्लाई। अब देखिए, इन लीटर, अपॉन में 1 मानते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर, क्या आता है? W/EV इन लीटर। नॉर्मलता को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से। किससे? कैपिटल एन। फॉर्मूला बनता है N बराबर W/EV। W क्या है? जहां W विलय का भार इन ग्राम में, किस में होना चाहिए? इन ग्राम। E क्या होता है? विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार। V क्या होती है? विलयन का आयतन, V विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? इन लीटर। दोबारा समझते हैं। देखिए, एकांक विलयन में उपस्थित, यानी क्या है? एकांक विलयन 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर आता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन होना चाहिए लीटर में। ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होती है? विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। W/E विलयन का आयतन, यानी कि V अपॉन में क्या मानते हैं? 1। बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर। N बराबर क्या आता है? W/EV। V किस चीज में होना चाहिए? लीटर में। अब देखिए, W बराबर क्या दिया है? विलय का भार। भार किस चीज में होना चाहिए? ग्राम में। E क्या है? विलय का तुल्यांकी भार। V क्या है? विलयन का आयतन। आयतन किस चीज में होना चाहिए? लीटर में। यानी कि क्या होता है? एकांक आयतन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता। देखिए, पढ़ते हैं मोलरता। नाम से कैसा लगता है? मोल। यानी कि एकांक विलयन के निश्चित आयतन में किसकी संख्या? मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता उस विलयन की। यानी कि एकांक विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता। यानी कि किसमें? एकांक आयतन। एकांक का मतलब 1 लीटर। एकांक विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता। सूत्र विलयन का आयतन, विलयन का
आयतन, विलय के मोलों की संख्या। इन लीटर। देखिए मोलों की संख्या क्या होता है, W/m, यानी कि विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार। ये क्या कहलाता है, विलय के मोलों की संख्या। W/m, V अपॉन में मानते हैं 1, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर। W/m V। V किस चीज में होना चाहिए, लीटर, यानी कि इन लीटर। मोलारता को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से। कैपिटल M बराबर होता है W/m V, जहां W क्या है, विलय का भार, जहां W विलय का भार किस चीज में होना चाहिए, ग्राम में, इन ग्राम। M क्या है, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। V क्या चीज है, आयतन, किसका, विलयन का। विलयन का आयतन होना चाहिए किसमें, लीटर में, इन लीटर। देखिए क्या दिया, मोलरता क्या होती है, यानी कि एकांक विलयन में उपस्थित, एकांक विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता। इसे कैपिटल एन से क्या करते हैं, व्यक्त। मोलरता सूत्र बनता है, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन। आयतन किस चीज में, इन लीटर। W/m होता है विलय के मोलों की संख्या, विलयन के आयतन को V से क्या करते हैं, प्रदर्शित, अपॉन में 1 मानते हैं, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर। M बराबर आता है W/m V, जहां W क्या है, विलय का भार, किस चीज में, ग्राम में। M क्या है, विलय का अणुभार। V क्या दिया है, विलयन का आयतन, किस चीज में, लीटर में। देखिए अब पढ़ते हैं मोललता। इससे पहले पढ़ी हमें मोलरता। मोललता क्या होती है, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक, क्या है, 1 किलोग्राम विलायक। जो विलायक में विलय के मोलों की संख्या होगी क्या कहलाती है, मोललता। विलय के मोलों की संख्या, यानी कि देखिए समझते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। मोलरता क्या थी, एकांक विलयन, क्या दिया था, एकांक विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक के स्थान पर क्या था, एकांक विलयन। ये क्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। इससे कैपिटल एम, स्मॉल एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित। देखिए लिखते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, मोललता। यानी क्या दिया है, 1 किलोग्राम विलायक, किसमें, विलायक में। लिखते हैं विलायक की मात्रा, किसमें होनी चाहिए, किलोग्राम, इन केजी। विलायक की मात्रा में क्या मिला है, विलय के मोलों की संख्या, यानी कि विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या क्या होती है, W/m, यानी कि विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार। W/m, विलायक की मात्रा कैपिटल W, यानी कि मात्रा क्या है, विलायक की मात्रा क्या होती है, अधिक, क्या दिखाते हैं, बड़े W से, होना चाहिए इन केजी, किलोग्राम में। अपॉन में 1 मानते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर। W/m कैपिटल W। मोललता को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m बराबर W/m कैपिटल W, जहां W क्या है, विलय का भार, जहां W बराबर विलय का भार, किसमें होना चाहिए, इन ग्राम। m बराबर क्या है, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार।
कैपिटल डब्ल्यू क्या दिया है, विलायक का भार। कैपिटल डब्ल्यू बराबर विलायक का भार या विलायक की मात्रा एन केजी, किसमें होना चाहिए, किलोग्राम। दोबारा समझते हैं मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलक संख्या क्या कहलाती है, मोललता। क्या होना चाहिए, 1 किलोग्राम विलायक, उसमें उपस्थित विलय के मोलक संख्या क्या कहलाती है, मोललता। मोलरता क्या थी, एकांक विलयन दिया था, यानी कि 1 लीटर। एकांक विलयन में उपस्थित विलय के मोलक संख्या कहलाती थी, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक के स्थान पर क्या था, एकांक विलयन। विलय के मोलों की संख्या। चेंज क्या होता है, मोलरता में चेंज होता है, 1 किलोग्राम विलायक के स्थान पर क्या हो जाता है, एकांक विलयन। मोलों की संख्या सेम होती है दोनों में। अब देखिए, मोललता होती है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलक संख्या। मोलरता क्या होती है, एकांक विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। देखिए मोल प्रभाज होता क्या चीज है, सबसे पहले चलते हैं विलयन पर। विलयन में 2 चीज होती है, विलायक और विलय। अब देखिए, अगर हमको निकालना है विलायक का मोल प्रभाज, किसका, विलायक। 1 मिनट, इसको मानते हैं कैपिटल एन, इसको स्मॉल एन, यानी कि विलायक के मोलक संख्या कैपिटल एन, विलय के मोलक संख्या स्मॉल एन, यानी कि टोटल में कुल मोलक संख्या कितनी हुई, कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, कुल मोलक संख्या, कुल मोलों की संख्या एन प्लस कैपिटल एन। अगर हमको निकालना है विलायक का मोल प्रभाज, तो क्या करते हैं, विलायक के मोलक संख्या अपॉन कुल मोलक संख्या, यानी कि विलयन में टोटल मोलक संख्या, विलय की भी और प्लस विलायक दोनों क्या है इसमें मिले हुए। देखिए विलायक का मोल प्रभाज, ऊपर की साइड आता है विलायक के मोलक संख्या कितनी दी है, कैपिटल एन, कुल मोलों की संख्या एन प्लस कैपिटल एन। अगर हमको निकालना है किसका, विलय, विलय का मोल प्रभाज, तो ऊपर की साइड क्या आता है, विलय के मोलक संख्या कितनी, स्मॉल एन, और कुल मोलक संख्या कितनी दी हुई है, एन प्लस कैपिटल एन। देखिए डेफिनेशन क्या बनती है, किसी विलयन में उपस्थित विलय अथवा विलायक का मोल प्रभाज विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, विलयन की मोल भिन्न या मोलंश या मोल प्रभाज लिखते हैं। देखिए विलयन में 2 चीज होती है, यानी कि विलय और विलायक। किसी विलयन में उपस्थित विलय अथवा विलायक का मोल प्रभाज विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। सूत्र क्या बनता है, विलय का मोल प्रभाज अगर हमको निकालना है विलय का मोल प्रभाज, तो ऊपर की साइड क्या आता है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपोन में क्या आता है, कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों का मतलब पूरे विलयन में कितने मोल हैं, यानी कि विलायक प्लस विलय दोनों के ऐड कर कुल मोलों की संख्या, यानी क्या सूत्र बनता है, विलय का मोल प्रभाज विलय के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। अब चलते हैं विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज
विलायक का मोल प्रभार यानी कि विलायक के मोलों की संख्या अपवन में क्या आता है, कुल मोलों की संख्या। विलय विलय के लिए विलय और विलायक के लिए विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या, ये क्या कहलाता है, विलायक का मोल प्रभार। दोबारा समझते हैं, किसी विलयन में उपस्थित विलय अथवा विलायक, क्या दिया है, विलय अथवा विलायक का मोल प्रभार। विलय के लिए क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या और क्या, कुल मोलों की संख्या। अगर विलायक है, विलायक का मोल प्रभार किसके लिए होता है, विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, विलायक का मोल प्रभार। देखिए, विलय का मोल प्रभार निकालना है तो विलय के मोलों की संख्या अपवन में क्या आता है, कुल मोलों की संख्या। विलायक का मोल प्रभार विलायक के मोलों की संख्या अपवन में क्या, कुल मोलों की संख्या। देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने। यानी कि डाल्टन ने अपना सिद्धांत 1808 ईस्वी में क्या किया, प्रस्तुत। कब किया, 1808। परमाणु है क्या चीज, देखिए हमने पीछे समझा है, अगर हम किसी पदार्थ को क्या करते हैं, तोड़ते जाते हैं और एक अवस्था ऐसी आती है, टूटना क्या हो जाता है, बंद। उसी सूक्ष्मतम कण का नाम दिया गया था क्या, परमाणु। क्या दिया गया था, परमाणु। यानी कि हम क्या किया, तोड़ते गए, एक अवस्था ऐसी आई कि परमाणु टूटना बंद हो गया, यानी कि पदार्थ क्या हुआ, टूटना बंद। उसी का नाम दिया गया सूक्ष्मतम कण यानी कि परमाणु। इससे हमें क्या पता लगता है कि परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण। क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, क्योंकि टूटना क्या होगा, बंद। सबसे पहला नंबर एक क्या दिया था, परमाणु क्या है, एक विभाज्य कण, अविभाज्य कण। देखिए, पहला पॉइंट क्या दिया था, परमाणु किसी पदार्थ का क्या है, वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। पहला पॉइंट। देखिए, परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है, यानी क्या किया, पदार्थ को तोड़ते गए, एक अवस्था ऐसी आई कि वह टूटना बंद हो गया। उस सूक्ष्मतम कण को ही क्या नाम दिया है, परमाणु। देखिए, सूक्ष्मतम कण है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि आगे हम क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। अर्थात परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण। नंबर 2, परमाणु यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अगर क्या करते हैं, परमाणु को छोड़ देते हैं, वह स्वतंत्र अवस्था में रह नहीं सकता। क्या करता है, क्रिया कर लेता है, अणु क्या करता है, निर्माण करता है अणु का। यानी कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में मौजूद नहीं रहता। नंबर 2, परमाणु यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग तो लेता है लेकिन क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अगला पॉइंट समझते हैं, नंबर 3, यानी कि वही एक तत्व है, किससे मिलकर बना है, परमाणु। जो उसमें परमाणु हो गए, उनका आकार और आकृति और उनकी मात्रा भी और साथ में गुण भी क्या होते हैं, एक समान। एक ही तत्व के, जो एक तत्व में कितने भी क्या हो परमाणु, उनका आकार, आकृति, मात्रा, गुण क्या होते हैं, एक समान। नंबर 3, देखिए क्या था, एक तत्व के सभी परमाणुओं की आकृति, मात्रा, गुण क्या होते हैं, एक समान होते हैं। अगर तत्व क्या है अलग अलग और उनके परमाणु भी क्या होंगे अलग अलग, तो उनकी आकृति, मात्रा, गुण क्या होंगे, असमान। यानी क्या हो, तत्व भी अलग अलग होंगे तो उनके परमाणु भी क्या होंगे अलग अलग। इसी वजह से क्या होते हैं, असमान होते हैं। नंबर 2, 4,
यानी कि एक तत्व के जो परमाणु थे उनकी आकृति मात्रा क्या थे, गुण एक समान। अगर क्या होता है भिन्न भिन्न तत्व, तो उनके परमाणुओं की आकृति मात्रा गुण क्या होते हैं, अलग अलग। नंबर 5 क्या है, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट, यानी कि ना तो हम बना सकते और ना ही उसे क्या कर सकते, नष्ट। देखिए, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, यानी कि ना तो हम बना सकते और ना ही उसको क्या कर सकते, नष्ट। दोबारा समझते हैं। जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, डाल्टन ने कब प्रस्तुत किया, 1808 ईस्वी में। उसने अपने बिंदु दिए, यानी कुछ मुख्य बिंदु। पहला उन्होंने दिया कि परमाणु किसी पदार्थ का क्या है, वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी क्या था, किसी पदार्थ को हम तोड़ते गए, एक अवस्था ऐसी आई कि वह पदार्थ क्या हुआ, टूटना बंद हुआ। जब वो टूटना बंद हुआ तो हमें एक सूक्ष्मतम कण प्राप्त हुआ, उसी को नाम दिया गया परमाणु। यानी कि परमाणु का क्या पता चला, यहां से एक अविभाज्य क्या है, कण। नंबर 2, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन क्या करता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यानी कि भाग तो लेता है, अगर क्या करते हैं हम परमाणु को क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ दे तो क्या करता है, किसी से क्रिया कर लेता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यानी कि अकेला नहीं रह सकता। उसके बाद एक तत्व के सभी परमाणुओं की आकृति, यानी कोई एक तत्व है उसमें जो क्या होंगे, परमाणु, उनका आकार, आकृति, मात्रा, गुण क्या होते हैं, एक समान। एक तत्व के लिए कोई क्या है, एक ही तत्व। अगर भिन्न भिन्न तत्व है तो उनके परमाणु होंगे जो, उनकी आकृति, मात्रा एवं गुण क्या होंगे, अलग अलग। एक तत्व के लिए तो क्या होते हैं, समान, और अलग अलग के लिए अलग अलग। नंबर 5, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। उसके बाद इस सिद्धांत में कुछ दोष आए। क्या दोष थे, उनको हम अब पढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या थे, कुछ दोष थे। पहला दोष क्या था कि जो तत्व होते हैं भिन्न भिन्न, उनमें परमाणु होते हैं, उनकी संरचना क्या थी, अलग अलग, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। यानी कि यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संरचना भिन्न भिन्न होती है। क्या नहीं बता पाया कि जो तत्व होते हैं इनके परमाणुओं की संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न। नंबर 1, देखिए क्या बताया, यह सिद्धांत इस तथ्य की व्याख्या नहीं कर पाया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। नंबर 2, यानी कि यह सिद्धांत ने इसने ये भी नहीं बताया कि परमाणु आपस में मिलकर अणु ही क्यों बनाते हैं। क्या था, इसमें एक दोष था कि परमाणु आपस में मिले और अणु ही क्यों बनाया। यानी कि समझते, यह सिद्धांत इस तथ्य की भी व्याख्या नहीं कर पाया कि परमाणु आपस में क्रिया करके अणु ही क्यों बनाते हैं, और यह भी नहीं बताया कि समस्थानिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। समस्थानिक क्या होता है, जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होता है, एक समान, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग, उनको क्या बोलते हैं, समस्थानिक। नंबर 5, यानी कि सिद्धांत ने क्या नहीं बताया, समस्थानिकों के बारे में भी नहीं बताया, और साथ में किसके बारे में भी नहीं बताया, समबारिक के बारे में। समबारिक क्या होता है, आर्गन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 18, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, 40। कैल्शियम का क्या होता है, 20, और द्रव्यमान संख्या 40। यानी कि परमाणु क्रमांक तो क्या है, अलग अलग,
और द्रव्यमान संख्या क्या है, एक समान। इनको क्या बोलते हैं, समस्थानिक समभारिक। समस्थानिक क्या होता है, जिनके परमाणु क्रमांक एक समान, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक। यानी कि परमाणु क्रमांक क्या है, एक समान, द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग, इनको बोलते हैं समस्थानिक। यानी कि यह सिद्धांत समस्थानिकों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं रखता और सातवें समभारिक के बारे में भी कोई जानकारी नहीं रखता। पांचवा पॉइंट क्या था, देखिए पांचवा पॉइंट, यह सिद्धांत इस बात की भी व्याख्या नहीं कर पाया कि भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान, आकार एवं संयोजकताएं अलग अलग क्यों होती है। यानी कि यह भी नहीं बताया कि क्यों होती है। पहला पॉइंट क्या था कि इन्होंने ये नहीं बताया कि जो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, उनमें परमाणु होती है, उनकी संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, फैल। उसके बाद एक पॉइंट और नहीं बता पाए कि परमाणु आपस में क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, अणु। अणु ही क्यों बनाते हैं। इसके बाद समस्थानिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी उस टाइम, समभारिक के बारे में कोई जानकारी नहीं, और साथ में क्या किया कि जो भिन्न भिन्न तत्व थे उनका द्रव्यमान, आकार और संयोजकताओं के बारे में भी कुछ नहीं बता पाए। यानी कि क्या थी, उनकी संयोजकताएं अलग अलग क्यों होती है, ये नहीं बता पाए। उसके बाद 20वीं शताब्दी में 3 साइंटिस्ट आए। कौन कौन से, जे थॉमसन, और गोल्डस्टीन, एक आए जेम्स चैडविक। 20वीं शताब्दी में 3 साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और कौन, जेम्स चैडविक। उन्होंने बताया कि परमाणु तो मुख्यतः 3 कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी किन से, 3 से। उनका नाम क्या दिया गया, मूल कण। अब देखिए, जब वो 3 कणों से मिलकर बना है तो क्या हो गया, विभाज्य। यानी क्या कर सकते हैं, इसे तोड़ सकते हैं। उन्होंने क्या किया, इसकी कमियों को दूर किया और बताया। उसके बाद एक आधुनिक परमाणु सिद्धांत दिया गया। यानी कि शताब्दी 20वीं। देखिए, यानी क्या 20वीं शताब्दी में 3 साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक। उन्होंने क्या बताया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं उप परमाणु यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, मूल कण कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, मूल कण। यानी कि क्या हुआ, अब वो क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या उप परमाणु कणों से क्या मिलकर बना है। अगर मिलकर बना है तो क्या हो सकता है, विभाजित। उसके बाद एक सिद्धांत दिया गया, आधुनिक सिद्धांत। देखिए, आधुनिक परमाणु सिद्धांत पहला क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बाद क्या सिद्ध हो चुका कि परमाणु क्या है, विभाज्य कण। पहला पॉइंट क्या है हमारा, ये। यानी कि उन्होंने क्या बताया था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य कण। लेकिन बाद में क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और छोटे छोटे कणों यानी कि उप परमाणु कणों की खोज से सिद्ध क्या हो चुका कि परमाणु क्या है, विभाज्य कण। उसके बाद नंबर 2, यानी कि तब तक क्या हो चुका था, समस्थानिकों की खोज। उससे क्या पता चला कि जब परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमान भी क्या होते हैं, अलग अलग। उन्होंने क्या बताया था, एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन क्या हो सकते हैं, अलग अलग, समस्थानिकों की खोज के बाद। यानी देखिए, समस्थानिकों की खोज के बाद यह सिद्ध हो चुका कि
एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं। उन्होंने क्या बताया था कि कैसे, देखिए जैसे क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35 AMU एवं 37 AMU होता है। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। जैसे क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 35 AMU एवं 37 AMU। क्या होता है? अलग अलग। क्या है? तत्व एक ही है लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान क्या है? अलग अलग। यानी कि इस टाइम तक देखो समभारिकों की भी क्या हो चुकी थी? खोज। समभारिक क्या थे? यानी कि जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? एक समान, परमाणु क्रमांक अलग अलग। यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान संख्या भी क्या हो चुकी थी? एक समान। इसकी भी वो क्या नहीं कर पाए थे? व्याख्या। लेकिन आधुनिक सिद्धांत में क्या हो चुका था? उसके बारे में भी जानकारी दी गई थी। देखते हैं। देखिए तत्व क्या है? दोनों अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? एक समान। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, द्रव्यमान संख्या 40। कैल्शियम होता है परमाणु क्रमांक 20, द्रव्यमान संख्या 40। यानी कि दोनों की द्रव्यमान संख्या क्या है? एक समान। क्या सिद्ध हो चुका था कि समभारिकों के बारे में भी यह सिद्धांत जानकारी दे चुका था। उसके बाद नंबर 4 उन्होंने बताया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का एक क्या है? सबसे छोटा कण, यानी कि सूक्ष्मतम कण। नंबर 5 बताया कि जब परमाणु आपस में क्रिया करते हैं वे भिन्नात्मक अनुपात में भी क्या कर सकते हैं? क्रिया। यानी कि भिन्न के रूप में भी आपस में क्या कर सकते हैं? क्रिया। पांचवा पॉइंट बताया कि परमाणु आपस में क्या करते हैं? भिन्नात्मक अनुपात में भी क्या कर सकते हैं? क्रिया। नंबर 6 बताया कि एक तत्व के परमाणुओं को नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा दूसरे तत्व के परमाणु में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित। किसके द्वारा? नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा। क्या बताया कि एक ही तत्व के परमाणुओं को नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा दूसरे तत्व के परमाणुओं में क्या किया जा सकता है? चेंज। नंबर पहला क्या दिया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की उस टाइम तक क्या हो चुकी थी? खोज। यानी कि परमाणु क्या हो चुका था? विभाजित। परमाणु क्या है? एक विभाज्य कण। उस टाइम तक समस्थानिकों की भी क्या हो चुकी थी? खोज। समस्थानिकों की खोज के बाद यह सिद्ध हो चुका कि एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं। क्लोरीन का कितना था? 35 AMU और 37 AMU। 35 AMU, MU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। उस टाइम तक समभारिक की भी क्या हो चुकी थी? खोज। समभारिकों की खोज के बाद यह सिद्ध हो चुका कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या हो सकता है? एक समान। देखा आर्गन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 40 और कैल्शियम का 40। लेकिन परमाणु क्रमांक क्या थे? अलग अलग। उसके बाद परमाणु पदार्थ की एक क्या है? सूक्ष्मतम इकाई, यानी कि जिससे मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थ आपस में भिन्नात्मक अनुपात में भी क्या कर सकते हैं? क्रिया। यानी कि भिन्न के रूप में भी आपस में क्या कर सकते हैं? क्रिया। नंबर 6 क्या था? एक ही तत्व के परमाणुओं को नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा दूसरे तत्व के परमाणुओं में क्या किया जा सकता है? चेंज। इसके क्या थे? कुछ बिंदु थे जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत दिया गया था।